ओके, तो उनको नेगोशिएट करने देना वर्थ इट है आपके हिसाब से? क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा इसके बारे में नेम प्रोज पर, आपके ब्लॉग पर और एक इंटरव्यू में, कि जब से आपने आफ्टरनिक पे शिफ्ट किया है यू आर वेरी हैप्पी, तो लेट देम नेगोशिएट एंड यू आर हैप्पी विद दैट। उसके बारे में कुछ और आप शेयर करेंगे? मुझे इनके ब्रोकर्स की बहुत अच्छी बात ये लगती है, एक इनके ब्रोकर्स और एक यूनि रजिस्ट्री के ब्रोकर्स। मैंने भले अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ यूनि रजिस्ट्री, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे अगर कोई बेटर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मैं वो जरूर उसको यूटिलाइज करने की करूंगा। okay. तो मैं यूनि रजिस्ट्री के ब्रोकर्स को रिकमेंड करूंगा और आफ्टरनिक के ब्रोकर्स को, कि इन दोनों में एक कॉमन चीज है जो कि मैंने किसी और ब्रोकर्स में नहीं देखी है, होंगे लेकिन मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, कि अगर आप बोलते हैं कि मुझे ये डोमेन 5000 में सेल करना है, अगर आपने प्राइस नहीं मेंशन की है या इवन बाय नाउ मेंशन भी है लेकिन बायर को नहीं पता है, तो ब्रोकर आपके बिहाफ पे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरे साथ दूसरों ने भी शेयर किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों कंपनीज ने 5000 प्लस में भी डोमेन सेल कर देते हैं आपके लिए। यानी ये कोशिश करते हैं कि आप जितना बोल रहे हो उससे भी ज्यादा में आपके लिए करते हैं, तो ये आपकी फेवर में है, होते हैं। ये नहीं करते कि बेचो और अपना कमीशन बनाओ और जान छोड़ो, मतलब उस तरह का माइंडसेट नहीं है। तो जो ये चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे कि ब्रोकर ऐसे हैं कि आपकी फेवर में। आपके मुंह से एक्सपीरियंस सुन लिया तो काफी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो सेल नहीं हो पाई है जितने बार भी ब्रोकर के थ्रू इंक्वायरीज आई है, कभी सेल ही नहीं हो पाई है। कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं? आफ्टरनिक की बात कर रहा हूँ, तो या गोडेडी की स्पेसिफिकली, है ना? गोडेडी का अलग है क्या ब्रोकर का? हाँ, गोडेडी का अलग है और गोडेडी के ब्रोकर बिल्कुल ही नहीं, मतलब मैं तो उनका नहीं गोडेडी कहूंगा कि अलग है और आफ्टरनिक अलग है, और आफ्टरनिक का ब्रोकरशिप अच्छा है और गोडेडी का नहीं है। नाइस। जी, मेरा दोनों के साथ एक्सपीरियंस रहा है और गोडेडी के साथ अच्छा नहीं रहा, उनके ब्रोकर से नहीं। ओके, तो दैट इज द रीजन फॉर कंफ्यूजन कि मेरा गोडेडी के साथ ही रहा है कि जहां जितनी इंक्वायरी वहां से आई, तो इवन बायर ने जो सबसे पहले भी ऑफर करा वो भी क्लोज नहीं कर पाए, तो इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस। बाद में उसी बायर ने, ऐसा नहीं है कि बायर इंटरेस्टेड नहीं था, बाद में उसी बायर ने सीडो से परचेस कर लिया। तो वो नहीं कर पाए। लेकिन ओके, अगला क्वेश्चन आकाश पूछ रहे हैं, आकाश राठौर, व्हाट आर योर पर्सनल स्ट्रेटजीज फॉर सेटिंग अप बाइट नाउ प्राइस? तो बाइट नाउ प्राइस आप क्या सोच के सेट करते हैं? How does a typical level always? What are your personal strategies? पहला क्वेश्चन बाइट नाउ के बारे में, दूसरा क्वेश्चन अलग है, वो अच्छा, दोनों अलग अलग सवाल हैं। हाँ, इसमें जो है फाइनेंशियल पोजीशन बहुत मैटर करती है मेरे हिसाब से। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिक श्वार्ट्ज हैं या कोई भी इस तरह के बड़े डोमेनर्स हैं, तो वो, उनको पैसों की ऐसी कोई जरूरत है भी नहीं आज की स्टेज पे, अगर ऐसे हैं तो वो बहुत ही, जैसे अगर कोई एवरेज डोमेन भी होगा तो उसके लिए वो 50,000 20,000 वो ऐसे मांग लेते हैं, और अगर कभी कोई सेल हो भी जाता है तो हमें लगता है कि वाह बहुत ही अच्छा डोमेनर है, लेकिन उसके पीछे ये भी वजह होती है कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वो इतनी स्ट्रांग होती है कि दे डोंट केयर कि बिकता है तो ठीक है, नहीं बिकता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तो वही जो आपने इंटरव्यू के शुरू में कहा था कि उनकी दूसरी स्टोरी किसी को दिखाई नहीं देती, कि इतने सारे डोमेन हैं और इतने कम बिकते हैं उसके पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में, तो आरओआई शायद वो उतना अच्छा नहीं बना रहे हैं जितना उनसे काफी छोटे डोमेनर्स, उनके मुकाबले काफी छोटे डोमेनर्स उससे कहीं बेटर आरओआई बना रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन हमारे, क्योंकि हम एक नॉर्मल, अगर हम बात करें, नॉर्मल लोगों की बात करें उनको हटा के, तो मैं जैसे ये देखता हूँ कि उस पर्टिकुलर मार्केट जो है वो ह्यूज है, कितना पोटेंशियल है उस डोमेन का, और नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज कितनी ज्यादा हैं, वो फिर आप गूगल से भी देख सकते हैं, .db से भी आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर कीवर्ड के कितने एक्सटेंशंस रजिस्टर्ड हैं और टोटल भी कितने रजिस्टर्ड हैं, तो ये आपको काफी आइडिया मिलता है कि, तो आप स्पेसिफिक डोमेन को रिसर्च करके उसकी बाइट नाउ प्राइस डालना पसंद करते हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी है, रेदर देन एनी बल्क स्ट्रेटजी के सबको 50,000 डाल दो या सबको 25,000 डाल दो। नहीं, वो तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। ऑब्वियसली हमको बाइट नाउ प्राइस
अलग अलग ही ढूंढना पड़ेगा सारे डोमेन्स का, हाँ बट नहीं, यू गो इंडिविजुअली। फॉर ईच डोमेन एंड वर्क हार्ड फॉर दैट। कि हाँ दूसरा, अगर मैं इसमें ऐड ऑन करूं इसी क्वेश्चन में, तो हाउ ऑफन डू यू चेंज योर बाइट नाउ प्राइसेस? अभी मैंने इसी साल में 2 महीने हो गए, मैंने सब डोमेन्स की प्राइसिंग में एडजस्टमेंट किया है। और इससे पहले आई थिंक अराउंड 2 इयर्स मैक्सिमम मैंने पहले चेंज किया होगा। तो आप समझ लें कि अराउंड 2 इयर्स एवरेज जैसे रहते हैं प्राइस चेंज करना, और ये ज़रूरी भी है करना, क्योंकि अभी मैंने एक लास्ट डोमेन सेल किया जो कि आई डोंट रिग्रेट, लेकिन टाइम के हिसाब से आपको करना चाहिए। जैसे मैंने WFH, ये वर्क फ्रॉम होम, नाइस हाँ, नाइस। तो वो डॉट नहीं को, पता। हाँ, .co सेल किया 9888 में। ओके, तो 988। 5000 6500 समथिंग वट एवर करते करते बायर यहाँ तक आया, और मैंने आफ्टरनी के ब्रोकर को बोला कि 48 आवर्स, आई डोंट एग्जैक्ट रिमेम्बर मैंने एग्जैक्ट क्या बोला। मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट में मैंने शेयर किया है, तो गलती हो जाए तो सॉरी। लेकिन मैंने उसमें इसी तरह से शेयर किया कि मैंने कहा कि एक टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड दिया कि उसमें ये लेता है, एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, वरना मैं तो प्राइस इसकी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे से मैं मिस कर गया ये ट्रेंड को। तो ठीक है। हाँ, कंटिन्यू करिए प्लीज। तो प्राइस जो है वो चेंज करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए, लेकिन चूंकि पोर्टफोलियो साइज इतना ज्यादा हो गया है, तो इतना फ्रीक्वेंट प्राइसिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अभी के हिसाब से मुझे ये लगता है कि 2 साल से, हाँ, हाँ, मतलब 2 साल तो बहुत कम समय है किसी डोमेन की वर्थ, इतने समय में क्या चेंज होगी, है ना? जो है अच्छा हाँ डोमेन वो है अच्छा डोमेन। हाँ, फिर भी इतना टाइम पीरियड मुझे लगता है कि ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आकाश का नेगोशिएशन के बारे में है कि आपका एक एक टिपिकल नेगोशिएशन होता कैसा है? कि आप हमेशा काउंटर करते हैं, या बहुत छोटा ऑफर होता है तो रिजेक्ट भी कर देते हैं, या उसको भी काउंटर ही करते हैं, या ठीक ठाक ऑफर आ जाता है तो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, या उसको भी काउंटर ही करते हैं? पहला इनका जो सवाल है ऑलवेज काउंटर के ऊपर, तो मैं तो ये कहूंगा मैंने हमेशा काउंटर किया है। कैसी भी ऑफर आई हो, काउंटर ही किया है, क्योंकि उसकी वजह ये है, इसलिए नहीं कि मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है, हर कोई चाहता है कि मैं मैक्सिमम प्राइस में सेल करें, ठीक है, ओके। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है पहली ऑफर एक्सेप्ट करने का, वो ये कि अगर आप, एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर आपने मुझे 5000 की ऑफर दी, मुझे अगर वो 10,000 में देना है या 3000 में देना है, वो तो मुझे पता है ना कि मुझे कितने में देना है। लेकिन मैं अगर एक्सेप्ट कर लेता हूँ कोई भी वजह से, चाहे मुझे वो ऑफर अच्छी लगी है या मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, वट एवर, तो अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके दिमाग में आएगा कि कहीं मैंने ऑफर ज्यादा तो नहीं दे आपको दी, जरूरत है, हाँ। ज्यादा तो नहीं, पहली बार में मैंने ज्यादा ऑफर दे दी, तभी तो सेलर ने इतना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, वरना कोई भी क्यों एक्सेप्ट करेगा। तो फिर इसमें चांस होता है कि बैकआउट होने का, तो जिसने ऑफर दी है वो बैकआउट कर जाएगा। तो बेहतर है कि हमेशा काउंटर ऑफर करें, भले अगर आपको डर है कि वो कहीं चला ना जाए, तो काउंटर ऑफर उसकी रेंज में ही दें। अगर 5000 उसने ऑफर किए तो आप 6000 6500 तक दें। अगर आपका इरादा है कि 5000 में तो मैं दे ही दूंगा अल्टीमेटली, तो भी आप काउंटर इतना करें कि वो भागे भी नहीं और आपका डोमेन भी सेल हो जाए, आप उसको तो ये तो हुआ कि रखें। अगर अगर आपकी रेंज में पहले से ही ऑफर आया था तो, और अगर ऑफर बिल्कुल ही मजाक है तो आप रिजेक्ट करके कभी रिजेक्ट किया है कि उसको भी काउंटर करके तमीज से नहीं, टिकाने मैं रोकने नहीं की कोशिश रिजेक्ट हमेशा किया है, तो हमेशा बहुत ही अच्छे से ही बात की है। इसके ऊपर भी मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि मेरे साथ बात करने का अगले का तरीका कैसा था, तो मेरा किस तरह का था। मैंने एग्जैक्ट पूरी कम्युनिकेशन पेस्ट कर दी थी पोस्ट में। तो आखिर बट में दिस इज उसने रेयर। यही किया कि उसको यही अच्छा लगा कि आपने चूंकि हमेशा से मेरे से बात अच्छे से की, तो मैं आपसे डोमेन परचेज करा। अब वो भले वो उसका एक बाइंग स्ट्रेटेजी रही हो कि अब लेना ही है तो चलो कुछ अच्छा बोल के ले लो, वॉट एवर, लेकिन हमें नहीं पता होता कि अगले का क्या माइंड है। तो हमेशा अच्छे से ही बात करनी चाहिए, नो मैटर आपका बिके कि नहीं बिके। और इस तरह भी होता है, मैंने ऐसे डोमेन्स भी बेचे हैं कि स्टार्टिंग $100 से हुई, और डोमेन जो है वो मैंने 5 फिगर्स में बेचे हैं, स्टार्टिंग 5 फिगर्स में, यानी 100 फ्रॉम 100
एंड एंडिंग अप इन लो 5 फिगर्स। तो कोई भी पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आप 100 की ऑफर आती है $100 की, और अगर आप उसको रिजेक्ट करते हो कुछ सुना के, तो होने वाली डील भी आप रिजेक्ट कैंसिल कर जाओगे, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा फिर कभी। ओके ओके, तो बहुत रेयर केसेस में आप कभी रिजेक्ट करते हैं, और वो भी किया तो एक बार अपने उसको भी कन्वर्ट कर ही लिया सेल में। हाँ, रिजेक्ट तो नाइस। होता रहता है, लेकिन कन्वर्ट कब हो जाता है उसका पता नहीं होता, लेकिन बस बात अच्छे से करनी चाहिए। ओके ओके, ठीक है। सेंथिल राजेंद्रन चेन्नई से पूछ रहे हैं जी। कि आई हैव हर्ड यू got lot of domains by auction, so how do you decide your maximum bid? मैक्सिमम बिड की स्ट्रेटेजी नहीं, क्या है? आ, ये इसी तरह का एक सवाल है जो जिसका मैंने पहले भी जवाब दिया, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। अभी जैसे मैंने ये डोमेन अभी सेल किया, ये 1 महीना पहले की बात है, ये autofund.com और $50,000 ये आफ्टरनिक से बाय ना हो गया था। ओके, मैं ये मानता हूँ कि ये कोई फ्रीक्वेंटली इस तरह से सेल्स नहीं होती हैं, न मेरी ओके। होती है, ना किसी और की इस तरह से होती हैं, हर किसी के ऐसे इस रेंज में नहीं होती है। लेकिन फिर भी मतलब मेरा लेने का इसके पीछे मकसद भी, और इसके प्राइसिंग करने का भी, मतलब एक रिसर्च करके प्राइसिंग की और परचेज भी किया कि इसमें बहुत ही वास्ट इसमें पोटेंशियल है इस डोमेन का। और ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज भी हैं, और इसके खुद के भी टीएलडीज काफी सारे रजिस्टर्ड हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। तो जब एग्जिस्टिंग ऑलरेडी होती है तो आपको एक एज होता है। अगर कोई है ही नहीं, अगर आपको सिर्फ लगता है कि वो एक अच्छा डोमेन है और थोड़ा बहुत आपको अवेलेबल मिलता है कुछ कंपनीज, तो वो सिर्फ आपको ही बहुत अच्छा लग रहा होता है, इतना कुछ फिर होता नहीं है। और जिस तरह जैसे कि autofund.com है, अगर इसको देखें तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप्ड वेबसाइट्स भी हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज हैं, और इसके ऊपर काफी कुछ डेवलप हो सकता है। हाँ, ये तो हम बात कर रहे हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की। मेरे ख्याल से सेंथिल पूछना चाह रहे हैं आपकी बजटिंग स्ट्रेटेजी की। आप खरीदते समय बजट कैसे फिक्स करते हैं कि यहाँ से हाँ, ऊपर में नहीं जाऊंगा? बजट के ऊपर भी ही मेरा ये एक्चुअल में बात थी, शायद चेंज हो गई होगी, कि मैं अब जैसे ऑटोफन है, जितना ज्यादा मुझे पोटेंशियल दिखता है और जितने ज्यादा एग्जिस्टिंग कंपनीज दिखती हैं, मैं जैसे बेसिक एक मैं आपको मोटी सी बात बता रहा हूँ, आप ये समझें कि ये जैसे चीजें मुझे जब दिखती हैं तो मैं उस पर ज्यादा बिड देने की उस पर जाता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, 500 1000 या वॉट एवर उस पर जाने की मतलब जाता हूँ, मतलब बिड देता हूँ। ऑक्शन चलता और है जिस तरह से ऑक्शन चल रहा है अभी, जिस तरह का चल रहा है, उससे कभी आपके बजट में चेंज आ जाता है कि नहीं, जो डोमेन के नाम से हमको वैल्यू लग रही थी उतना प्राइस में ही मैं खरीदूंगा, और अभी जो बिड्स हो रही हैं जो कि हम जिसको एड्रेनल फ्लो बोलते हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मार्केट के हिसाब से मुझे भी एडजस्टमेंट तो करनी पड़ी है। ओके। पहले जो जैसे अगर 3letter.co की मैं अगर बात करूं तो मुझे क्लोज आउट्स में भी मिल गए हैं, अंडर 100 भी मिल गए हैं। अब वही जो है डोमेन है .co 3 लेटर की बात कर रहा हूं, तो वो 300 400 की रेंज में मुझे परचेज करने पड़ते हैं। तो तो मुझे मार्केट के हिसाब से तो चलना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो हम आजकल देख रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रेजीनेस हो गया है, तो उसमें नहीं मैं इन्वॉल्व होता। और दूसरी चीज है, चूंकि मैं मलेशिया में शिफ्ट हो गया हूँ, तो मुझे ऑक्शन में अब पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं प्रॉक्सी बिड दे के सो जाता हूँ, सुबह पता चलता है आउटबिड हूँ, विन हुआ, क्योंकि सुबह के 4 5 6 बजे होते हैं। तो मुझे अब वो पार्टिसिपेट करना भी उसमें नहीं होता है, मौका नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम बिड मेनली आप ये समझे कि मेरा जो होता है उसका पोटेंशियल देखना, और एग्जिस्टिंग बायर्स कितने हैं, बहुत ज्यादा I हैं, think you have बहुत sufficiently answered that you just put a maximum proxy bid and sleep. So this is a strategy, है ना? तो अब इस हाँ। समय बिड्स क्या आ रही हैं, या मुझे किसी ने एक बिड से भी आउटपुट कर दिया तो मुझे जीतना है, वो जो ऑप्शन का माइंडसेट होता है, वो सबसे अब मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम डिफरेंस इतना ज्यादा है कि ऑप्शन को लाइव फाइट करना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। राइट। तो अगला क्वेश्चन जैसे पूछ रहे हैं क्रिप्टो फार्मर, आई डोंट नो क्रिप्टो के बारे में। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिप्टो डोमेन्स, स्पेशली .eth .crypto, डू दे हैव अ फ्यूचर?
पहली चीज है कि मैंने कभी भी न्यू जीटीएलडीज में इन्वेस्ट ना किया है, ना मेरा ओके कोई प्लान है। ओके, तो तो हो क्रिप्टो सकता है फार्मर से कि सुनिए कि न हाँ, सिर्फ क्रिप्टो डोमेन्स में बल्कि किसी भी निजी टीएलडीज में आपने इन्वेस्ट किया ही नहीं है कभी। तो इन शॉर्ट मेरा यही मानना है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ओके। मैं उसी एक्सटेंशंस में इन्वेस्ट करता हूँ जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। हम्म। बाकी इनका जो दूसरा सवाल है वो मुझे समझ नहीं आई, तो अगर आपको वो समझ कह आई तो रहे हैं मुझे कि ना, मैंने सुना है कि राजेश डॉट क्रिप्टो सिर्फ ब्राउजर में टाइप करने से पेमेंट हो जाता है। क्या ऐसा होता है? तो शायद आपको नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है। मुझे पहली बार ऐसा सुना, तो मैंने कहा मैं आपसे कंफर्म करूंगा ऐसा कुछ है तो पहले तो मैं समझूं, अगर ओके, मैंने ठीक नहीं है। सुना ऐसा कुछ। अगर होता है तो बहुत अच्छी इनोवेटिव चीज होगी, बट रियलिस्टिकली हमको पता ही नहीं है कि ऐसा पर होता है तो। डोमेन के थ्रू तो नहीं हो सकती, अगर कुछ है तो ऐप के थ्रू होगा ना। डोमेन टाइप करने से अगर होगा तो जो भी सामने अ, डिस्प्ले होगा, कोई ऐप होगा, कोई टूल होगा, मतलब तो वो भी नहीं डोमेन मेरे का ख्याल ही से कुछ। नहीं मेरे ख्याल से डोमेन का जो सिस्टम होगा उसमें हम्म। इनबिल्ट होगा कि अगर आपने डोमेन टाइप कर दिया है तो आप सफिशिएंटली यूजर तक तो यूजर तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद सिर्फ अमाउंट पे करना होगा और पेमेंट हो जाएगा। आई थिंक ऐसा हो सकता है। हाँ, तो अमाउंट एंटर करना कुछ तो आएगा ना, मतलब कोई तो विंडो आएगा ना आपके स्क्रीन पे। डायरेक्ट फंड्स तो ट्रांसफर नहीं हो सकते विदाउट एंटरिंग तो जैसे अमाउंट। आपने अभी कहा कि एक्सपायर्ड ऑप्शंस बहुत महंगे हो गए हैं, तो सपना पूछ रही हैं कि डू यू स्टिल थिंक इट इज वर्थ पार्टिसिपेटिंग, कि आप रहने दें? इसका तो मैंने सवाल का जैसे अब कह दिया कि नहीं डोमिनर्स आप मतलब छोड़ दें इसको कि ये बस का नहीं है। क्योंकि मैंने खुद देखा है बहुत सारे मीडियोकर डोमेन्स दे सेंड फॉर सेवरल $100, बहुत हम्म, मीडियोकर ने, जो शायद उनकी एंड यूजर ही प्राइस होगी। अगर आपने ले भी लिया तो आपको उतने में ही बेचना पड़ेगा जितने में आपने लिया है, अदरवाइज बिकेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपको प्लेटफॉर्म पहले स्टडी करना चाहिए कि किस प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे कि GoDaddy ऑप्शंस है, यहाँ पे हम सबको पता है कि ह्यूज डोमेन्स के और काफी और बड़े डोमेनर्स के बॉट्स जो हैं यहाँ पे उन्होंने लगा दिए हैं। तो अगर तो आपने बिड दे दी है तो उनके बॉट्स ज्यादातर चांसेस हैं कि वो बिड देंगे, तो वो जो आपको जो $20 में मिलना था वो हाँ। डोमेन जो है लो थ्री फिगर्स में एंड अप होगा। ओके। तो ऐसे डोमेन्स के लिए GoDaddy के ऊपर मैं प्लेटफॉर्म पे मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करें क्लोज आउट में आने देने के लिए, क्योंकि ज्यादा चांस है क्लोज आउट में आ जाता है और क्लोज आउट में मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, वो क्लोज आउट में भी बॉट्स जो हैं वो लेते हैं उनके, लेकिन फिर भी आप ज्यादा चांसेस हैं इसमें मिलने के भी और कम में मिलने के भी। तो ओके। GoDaddy पे तो इस तरह से गोडेडी तो करना। अगर गोडेडी पर चाहिए तो क्लोज आउट अच्छा ऑप्शन है, अदरवाइज ऑप्शन में आप सजेस्ट नहीं कर रहे, खासतौर से नए डोमिनर्स को। और दूसरा हाँ, आपने कहा कि प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करता है, तो और दूसरा कौन सा प्लेटफॉर्म फिर गोडेडी की जगह आप सजेस्ट कर देंगे? कम में चाहिए तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो स्नैपनेम्स ही मैं कहूंगा। अब ओके। चूंकि स्नैपनेम्स और नेमजेट एक हो गया है, तो उसके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा जो अभी तक किसी ने इंटरनेट पे शेयर नहीं किया है। ओके। तो मैंने अपने ब्लॉग पे भी शेयर नहीं किया, लेकिन मैंने कहा चले आज इधर पहली दफा वेबिनार कर रहा हूँ तो कुछ कुछ स्पेशल भी तो शेयर कर जाओ ना। तो ये है कि जब से स्नैपनेम्स और नेमजेट ने ज्वाइन किया है प्री रिलीज और पेंडिंग लीड के डोमेन्स के ऑप्शन करना, तो सब लोग जो है मुझे समझ नहीं आती कि उनको अभी तक क्यों नहीं समझ आई, क्योंकि काफी बड़े बड़े डोमेन इन्वेस्टर्स उस पे हैं। सब लोग बिड्स दे देते हैं नेम जेट पे। नेम जेट पे बिड्स देने के दो नुकसान हैं। चूंकि आप स्नैपनेम पे बिड दो के आप नेम जेट पे दो, आपको डोमेन तो मिलना है। आप किसी भी एक जगह पे दोगे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये तो एक बात होगी। लेकिन नेम जेट पे देने के नुकसान एक पहला ये है कि नंबर ऑफ बिडर्स शो हो जाते हैं। तो अगर कोई नंबर ऑफ बिडर्स से सॉर्ट करता है पार्टिसिपेट करने के लिए कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन से डोमेन्स पे ज्यादा लोग बिडिंग देना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो वो जल्दी से सॉर्ट कर लेगा और आपकी मेहनत सबके सामने आ जाएगी। तो वो और मजीद पार्टिसिपेंट आ जाएंगे ऑप्शन में, तो ज्यादा कंपटीशन होगा। तो एक तो ये नेम जेट पे प्रॉब्लम है। स्नैप नेम पे ये नहीं है, अभी भी नंबर ऑफ बिडर्स नहीं शो होते हैं ऑप्शन स्टार्ट होने से पहले कि कितने पार्टिसिपेंट होंगे।
तो स्नैप नेम पे बिड देने का एक ही एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज स्नैप नेम पे बिड देने का ये है कि नेम जेट जो है, अगर आप $100 का डोमेन विन करते हैं नेम जेट पे, तो वो 2.5% चार्ज करता है ऑन द अमाउंट, ऑन द विनिंग बिड, विनिंग अमाउंट। तो अगर आप $100 में अगर आपने जीता है तो आपको पे करना होगा 102.5। ओके। जबकि सेम डोमेन अगर आपने स्नैपनेम पे विन किया है तो आपको $100 ही पे करना होगा। हम्म, तो जो भी नेम जेट पे बिड देते हैं वो अभी से ना दें हम्म। और स्नैपनेम पे दें, आपको और आपको पावर नहीं पता मेरे है साथ भी डोमिनिक्स compete करें, सेमिनार की। मेरे लिए भी। हाँ आपको पावर जी। नहीं पता है डोमिनिक्स के सेमिनार की, यहाँ से आपकी ये स्ट्रेटजी अब लीक हो जाएगी और एवरीवन विल नाउ गो शिफ्ट टू स्नैप नेम्स। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने कहा कुछ स्पेशल भी शेयर कर दो ना। या। तो आप देखेंगे आपके ना इस छोटे से वेबिनार में 47 प्लस 3 50 पार्टिसिपेंट्स ने भी कितना फर्क पड़ेगा इस शेयर करने से। यू कैन सी द इफेक्ट। एक एक चीज मैंने शेयर की थी अपने ब्लॉग पे, हाँ एसटी बोर्ड की वैल्यूएशन किस तरह से पता चल जाती है बगैर एसटी बोर्ड का पेड। हाँ। तो वो मैंने कौन से पोस्ट कर कितनी दिया था रजिस्ट्री, नेम प्रोसेस जी। कितनी रजिस्ट्री से? हाँ तो उसके ओके। ऊपर मुझे कितने लोगों ने सुनाया था कि ये ये हमारी टीआई सीक्रेट थी। क्यों, हाँ क्यों बताया अब बताना ही नहीं चाहिए था, तो उस वजह से हाँ यूनि रजिस्ट्री ने फौरन से उसको खत्म भी कर दिया। तो फिर हाँ, और सुनाया कि देखा तुम्हारी वजह से ही हुआ। तो तुम्हारी मैंने वजह कहा से भाई, बंद। मैं अगर कोई चीज बताना चाहता हूँ तो मतलब एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता हाँ है, अगर आपको नहीं पसंद आया तो ठीक है, ये आपका, आपकी चॉइस है, आप कह सकते हो, मेरे ठीक है मेरे ओके। साथ भी हुआ है एक्चुअली। लास्ट डोमिनिक्स में मैंने डॉट को की बल्क स्ट्रेटजी बताई थी। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग मेरी वजह से ही मेरी स्ट्रेटजी सुनकर ही आ गए थे, बट पिछले एक साल में अब नाउ आई एम आउट ऑफ दैट स्ट्रेटजी, क्योंकि मुझे बाहर निकलना पड़ गया। क्योंकि अब डॉट को में इतने कंपटीशन में आ गए हैं लोग कि हमें खुद बल्क में तो क्या सिंगल ढूंढ ढूंढ के भी रजिस्टर नहीं कर सकते अब डोमेन। बिल्कुल डॉट को की डोमेन जो $1 के प्रोमो की मैं बात कर रहा हूँ, आप नहीं करते हैं है ना, छोटे हम्म। डोमिनर्स मेरे जैसे करते हैं कि नहीं वन नहीं, क्या डॉलर बात का कर जब प्रोमो आता है तो 1500 डोमेन रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक बल्क स्ट्रेटजी रहती है सबको एक साथ प्राइस करके। तो that does not work anymore because it was exposed in last domain X। तो I can tell you कि ये भी इसके भी साथ होने वाला है अभी स्नैप नेम्स के साथ। हाँ ये तो होगा। बट है ना, इंडिया के बाहर थोड़ा मुश्किल से जाएगा क्योंकि हमारी ऑडियंस सारी हिंदी है। हाँ मैं अगर इंग्लिश में बोलता तो फिर जरूर हो जाता, लेकिन मैंने आपको पहले कहा था कि मैं हिंदी में ही बोलूंगा, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो चलने कम कम कंपटीशन होगा, चलो ज्यादा नहीं अच्छी होगा। बात है। तो अगला क्वेश्चन आउटबाउंड के बारे में आप आंसर देना चाहेंगे कि स्किप कर दें इसको? ये सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आप कैसे, नहीं हाँ इनका क्वेश्चन है ज्यादातर। कि अगर है ना सामने वाला मेल पढ़ रहा है और रिप्लाई नहीं कर रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे? हम्म। मैं जो है ज्यादा अभी आउटबाउंड तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये दोनों चीज में अप्लाई होता है, चाहे मैं आउटबाउंड कर रहा हूँ या फिर मैं प्राइवेट एक्विजिशन के लिए ईमेल करता हूँ। दोनों सूरतों में अगर मैंने पहला ईमेल कर दिया है और अगर मुझे रिस्पांस नहीं आया है, यानी नो तक का भी अगर मुझे रिस्पांस ही नहीं आया, तो मैं सेकंड ईमेल नहीं भेजता हूँ। लेकिन अगर मुझे नो का भी रिस्पांस आया है तो भी मैं, मतलब मैं आउटबाउंड का बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले किया है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा फिर भी मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ कि पूछने के लिए कि आपको प्राइस नहीं अच्छी लगी है, हाँ मतलब बजट में इश्यू है या ठीक है। डोमेन में ही आपको इंटरेस्ट नहीं है, ताकि इंगेज करने के लिए, कम्युनिकेशन का कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि आपको पता चले। नो गुड के गुड। बाद अगर आप छोड़ दे तो क्या पता उसका बजट सिर्फ ना हो हाँ इतना, लेकिन कम बजट में वो लेने को तैयार हो, जहाँ पे आप भी इतना फ्लेक्सिबल हो, तो फिर तो बात बन सकती है। इसलिए कम्युनिकेट, इंगेज करना चाहिए। तो कश्यप जी स्पेसिफिकली ये पूछ रहे हैं कि अगर उसने बहुत बार मेल पढ़ भी लिया है और ही इज प्रोबेबली यूजिंग अ हम्म। ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, तो नहीं मैं उनको फिर दिख भी रहा है नहीं, कि नहीं क्या? मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वो स्पैमिंग में भी फिर काउंट हो जाता है, और वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं आपके होस्टिंग कंपनी, अगर आप ओके। जो भी यूज कर रहे हैं, वट एवर आप जिधर से भी मेल सर्वर यूज कर रहे हैं। हम्म, तो मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आप अपने डोमेन का भी आप मतलब क्या कहेंगे,
Yeah, that is the answer. डिग्रेड करेंगे आप अपने डोमेन का, आई डोंट सजेस्ट। आप कुछ भी करें, स्किप कर दें, छोड़ दें, आप दूसरे पोटेंशियल बायर को कांटेक्ट करें। आकाश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर पोर्टफोलियो साइज नंबर वाइज एंड वॉल्यूम वाइज एंड हाउ मेनी डोमेन्स यू रिन्यू ईच ईयर। मुझे अगर आप इसका सवाल में थोड़ा समझाएं कि नंबर वाइज एंड वॉल्यूम वाइज में क्या फर्क है। नंबर वाइज मींस कितने डोमेन है और वॉल्यूम वाइज मींस के कितने वर्थ के डोमेन है परचेज प्राइस में ऑन एवरेज। टोटल तो खैर वो तो जैसे अगर मैं चले बता, मेरा जो अभी पोर्टफोलियो है पार्ट का पता है लगभग 4000 डोमेन्स हैं, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, बट उनका टोटल परचेज प्राइस कितना रहा होगा वो पूछना चाह रहे हैं। हाँ, जब एवरेज प्राइस में बता दूंगा तो वो तो फिर टोटल प्राइस उसको मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। हाँ, तो मेरा जो है इस महीने में अभी जो है 4100 जो है डोमेन्स हो गए हैं। ओके, और तो आपने एक महीने में 300 और ले लिए? नहीं। ओके, 3800 आपका था जेम्स के इंटरव्यू में। हाँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता। ओके, दैट वाज 2 मंथ बैक। जून में इंटरव्यू दिया था। अभी तो 4100 हो गए हैं, और मैंने असल में कुछ रिसेंट में प्राइवेट एक्विजिशंस किए हैं बल्क में, जो कि मैं बल्क में कभी करता नहीं हूँ, तो इस वजह से थोड़े नंबर्स बढ़ गए हैं। तो वो प्राइवेट एक्विजिशन मैंने क्या किए वो मैं कुछ टाइम में शेयर करूंगा, क्योंकि अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। तो मैं इन द मिडल ऑफ एक्विजिशन में हूँ बल्क पोर्टफोलियो में, तो आई विल शेयर दोज डोमेन्स लेटर। और जहां तक वॉल्यूम वाइज की बात है, तो वो एवरेज एक्विजिशन जो है वो अभी समझ लें प्लस माइनस कह लें 400 जैसे है। तो आप इसको मल्टीप्लाई अगर अभी करेंगे, एवरेज 400 के लगभग का प्राइस है। ये हिस्टोरिक आप बता रहे हैं कि आज तक का एवरेज 400 है। हाँ, तो ये $1.6 million। That is a purchase price alone. Okay, so the other part of the question is कि how many domains you drop each year versus renew. तो ड्रॉप इसमें से 4000 में से मतलब आप कितने ड्रॉप करते हो हर साल उन्हें एक्वायर करते हो, और कितने इनमें से ही रिन्यू करते हो? अभी 4100 है, और मैं एवरी ईयर जो है 1.5 to 2% जो है मैं ड्रॉप करता हूँ एवरी ईयर। सो लिटिल। मेरा एक तो ये कि मैं हैंड रजिस्ट्रेशन नहीं करता, तो वो कॉस्ट मेरी ज्यादा होती है। तो वो जब कॉस्ट ज्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि तो उनको रिन्यू करना ज्यादा सोच समझ के लेना पड़ता है, कि जब लेना है तो फिर प्लान होता है कि उसको ड्रॉप नहीं करना है। लेकिन टाइम के हिसाब से थिंकिंग भी चेंज होती है, और मार्केट ट्रेंड भी चेंज होते हैं। तो वो डोमेन अगर वैल्यू वाला नहीं रहता है तो फिर ड्रॉप करना पड़ता है। हाँ, तो जैसे अब ringtones.com या ringtone.com की अगर हम बात करें, तो एक टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू थी उसकी डोमेन की, लेकिन आज वैल्यू नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर आज उसकी वैल्यू नहीं है तो फिर ठीक है, उसके ड्रॉप नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर कोई मीडियोकर डोमेन की बात करेंगे तो फिर इस तरह के डोमेन्स होते हैं जो मुझे ड्रॉप करने पड़ते हैं। I will also take privilege of asking one question myself.